ही कैन डू। अगर ये भैया कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो स्विमिंग ही सिर्फ नहीं सीख जाते, वो साइकिलिंग ही सिर्फ नहीं सीख जाते, नहीं खाया हमने। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे यहाँ से पैदा हो रहे हैं, तो वो जाके दूसरे स्टेट में सर्विस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वो डेवलपमेंट जिस समय होना शुरू हो जाएगा, लोगों के माइंडसेट चेंज हो जाएंगी और रेवेन्यू जब आना शुरू हो जाएगा तो वो जाहिर सी बात है गार्जियन भी एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। और हमारे साथ इस वेरी स्पेशल एपिसोड में एक खास गेस्ट जुड़े हैं जो कॉमर्स में ना कि अपना पहचान, ना कि अपना नाम, बल्कि अपने स्टूडेंट्स लोगों के बीच में एक सपनों का उड़ान दिए हैं। ये हमारे लिए एडुकेटर हैं, मोटिवेटर हैं, मेंटर हैं और एक ऐसे शख्स हैं जो इस कॉमर्स इंडस्ट्री को गया में बिल्कुल बदल के रख दिए हैं। तो मैं आपको आज जिनसे मिलवाना चाह रहा हूँ वो है श्री अग्रवाल सर। स्पॉटलाइट चैट विद विनीत और इसकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा कि इनकी ये जर्नी सुखद, स्वर्णिम और बहुत ही ग्लोरियस हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इनको और इनकी पूरी टीम को इजाजत और अभिनंदन करता हूं कि आगे का कार्यक्रम शुरू करें सर। थैंक यू सो मच सर। कॉमर्स के क्षेत्र में आप एक बहुत बड़ा नाम हासिल कर लिए हैं। टीचिंग स्टाइल भी आपकी काफी यूनिक है। तो सर कैसे आप इस जर्नी को जजमेंट करते हैं अपने? सर, जहां तक नाम की बात है तो मैंने मानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा नाम अर्जित कर लिया है, बट मैं अपना कर्म निभा रहा हूं और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी जवाबदेही बनती है स्टूडेंट्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति, मैं उसको निभाने की पूरी कोशिश करता हूं बस। सर तो मतलब कैसे होता है अगर आप बाय द वे किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसे चैलेंजेस अचानक से आ जाते होंगे जिसमें आप अपनी जिम्मेदारियां और फर्ज की जो बात हो रही है तो वो कैसे जिम्मेदारियां और फर्ज को स्टिक किए रहते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस पे? देखिए, लाइफ एनी टाइम एक चैलेंज है। आप अगर स्पून फीडिंग भी करा रहे हैं बेबी को तो इट इज ऑल्सो अ चैलेंज। और जब आप युवावस्था में होते हैं, चाइल्डहुड से आप निकल के जब आप कुछ सेंस करने लग जाते हैं तो वहां से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती हैं। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ कोच और बीइंग अ गार्जियन, ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ती है और उसको निभाना पड़ता है। और आप इसको एक चैलेंज के रूप में नहीं करते, आप डेली रूटीन में आपके ये शामिल हो जाता है, आपके डीएनए में एक तरह से ये मिल जाता है। और आप खुद ब खुद चूंकि करते करते होता क्या है कि आप यूज टू हो जाते हैं। तो अगर आप सच्चे हृदय से किसी कार्य को करते हैं ना, तो फिर आपको कहीं से कोई लैगिंग नहीं नजर आती। आप बिल्कुल कूल हेड से उसको निभाते हैं और आपको बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट आप समझ सकते हैं इस चीज को, एक छोटा सा एग्जांपल मैं इस पे देना चाहूंगा। आपकी शादी हुई, माता जी हैं, धर्मपत्नी आ गई, अब यहां पे बैलेंस भी बनाना पड़ता है बंदे को घर में भी आकर। So it is also a great challenge for every individual, especially we are talking about Indians. तो यहाँ पे आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जी रहे हैं तो यहाँ आपको तो वो आपको तो अपनी डिलीवर करना ही करना है, हर हाल में करना है। तो आपको ये माइंडसेट बनाना है व्हाट यू हैव टू डू। और अगर आप सच्ची प्लानिंग कर लें और सच्चे ढंग से प्रिपरेशन कर लें तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्मूथली अपनी बातें चले जाएंगे। तो गाइज यही इनकी एक अंदाज है ना जिस जो मुझे इम्प्रेस करता है पर्सनली। मैं अगर बियॉन्ड द लाइन जाके बात करूं तो मैं काफी इम्प्रेस हो जाता हूं इनके यही अदा से। कहते हैं ना इनकी यही अदा है जो मैं और मैं क्या सारे स्टूडेंट्स पे कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मांगता है। जी हाँ। तो उस केस में आप कैसे एडजस्ट करते हैं स्टूडेंट्स लोग को? देखिए, ये पूरी लाइफ ही थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। और जहां तक कॉमर्स में अकाउंटेंसी, फाइनेंस, फिनेंशियल मैनेजमेंट, इन सबों का प्रश्न है, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल की डिमांड करता है। और बच्चों को समझाने के लिए ग्रास रूट लेवल से उन्हें इनिशियल फेज में ही ये बात समझाई जाती है कि बेटा आप साइकिल चलाना जानते हो? तो वो कहते हैं हाँ जी मैं जानता हूँ। तो जब वो साइकिल चलाना जानते हो तो मैंने उनसे कहा कि आज साइकिल चलाना हम लोग कॉपी पेन पे ही सीख लेंगे, विल इट बी पॉसिबल? तो वो जवाब देते हैं कि नहीं सर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो डे वन से मैं उनके माइंडसेट में ये डालता हूं कि आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो आपको प्रैक्टिकली भी आना होगा और बुकिश भी करना होगा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे भी जाना होगा, प्रैक्टिकली आपको वो सीखना होगा। एंड फॉर दैट स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनसे इंटरैक्ट कराना। लाइक जैसे वो वाउचर पढ़ते तो है, वाउचर देखते नहीं, कैश बुक पढ़ते तो है, कैश बुक देखते नहीं, बैलेंस शीट पढ़ते तो है, देखते नहीं। बट इट इज वेरी इजी नाउअडेज कि आप उनको ऑनलाइन और वो सारा मटेरियल आप डाउनलोड करके उनको आप दिखा सकते हैं। फर्म्स में अकाउंटिंग कैसे प्रैक्टिकली हो रही है उसको आप सिखा सकते हैं। और उन सब चीजों के लिए हमारे पास प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर मैकेनिज्म है जिससे कि बच्चों को कि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आराम से मुहैया कराई जाती है।
और हमारे कुछ ऐसे सीनियर्स भी हैं जो कि उन बच्चों को, जैसे लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो लोग भी टाइम टू टाइम यहाँ पे आते हैं, तो वो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दोनों पे वो बैलेंस बनाना सिखाते हैं बच्चों को। तो उससे क्या होता है कि उनका एक कॉन्फिडेंस और मोरल बहुत बूस्ट हो जाता है, और उसका जो कंसिक्वेंस निकल कर ये आता है कि जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं ना, तो वो अपने आप में समझने लगते हैं आई कैन डू, वी कैन डू, अगर ये भैया कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं सीख जाते वो, साइकिलिंग सिर्फ नहीं सीख जाते बल्कि अकाउंटिंग भी सीख जाते। तो सर आज के डेट पे ऑनलाइन लर्निंग और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक काफी चैलेंज बन गया है, और जहां तक मुझे ऐसा लगता है बीइंग एज अ टीचर आल्सो, थोड़ा एक टीचर का रोल और कॉम्प्लेक्स हो गया है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, ड्यू टू दिस डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसे पैरेलल आ गए हैं कि टीचर्स को जजमेंट करने नहीं पाते हैं कि भाई व्हाट इज द सुटेबल कैरियर फॉर यू, और स्टूडेंट्स क्या होता है बल्क में चले जाते हैं एकदम बिल्कुल ऑनलाइन लर्निंग के पीछे में, क्लासेस को लेकर के, चाहे बल्क में चले जाते हैं दिन रात ग्रेड डी ग्रेड सी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को लेकर के। तो हमारा जो रोल ऐसा है बीइंग एज अ टीचर, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक केस में, कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक केस में। तो उसको से कैसे हैंडल करेंगे सर हम लोग, अगर स्टूडेंट्स को अप्रोच करना होगा तो उसके? देखिए, मैं अपनी फर्टर्निटी, खासकर जो फिनांस सेगमेंट है, मैं उसकी बात करूंगा। ऑनलाइन यहाँ लोगों ने नया देखा है, बट हमारे बच्चे जो सीए, सीएमए, सीएस के जो कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं, वो ऑनलाइन पहले से कर रहे हैं। इवन कि 2010 2012 से वो ऑनलाइन लर्निंग ले रहे हैं। तो ये कैसे बैलेंस करा इन्होंने, कॉम्प्लेक्स तो है, नो डाउट, आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे खास करके स्ट्रीम में, जो फाइनेंस वाली स्ट्रीम है, उसमें होता यूं है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्लस पॉइंट है और ऑफलाइन का जो प्लस पॉइंट है, उन दोनों को मर्ज किया जाता है, और दोनों के निगेटिव्स को गिव अप करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। और उसमें जो बच्चे सक्सीड कर गए और जो मेंटर सक्सीड कर गए, तो जाहिर सी बात है कि उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सक्सीडेड होंगे। अब रही बात की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑनलाइन का जो एक जो प्रॉब्लम है, तो अभी इंडिया अभी सीख रहा है सर। अभी हमारे पास उतनी सिस्टम और उतनी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप्ड अभी नहीं है जितनी कि अदर डेवलप्ड नेशंस में इस मामले में है। और दूसरा, हमारा जो एजुकेशन में एक खास चैलेंज क्या है कि हम जैसे लोग जो हैं वो सीखना ही नहीं चाहते। हम लोग ये कहने लग जाते हैं कि भाई आई एम अ टीचर, बट आई नेवर फील माई सेल्फ दैट आई एम अ टीचर, स्टिल आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ लर्नर, आई एम अ बिगिनर। तो अभी भी सीखने को बहुत कुछ है, तो वो सीखना पड़ेगा, देन सिखाना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत हद तक जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और जो जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोग दूर कर पाएंगे। और उसके लिए जरूरत पड़ेगी सर, हम जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठ कर डिस्कस करने की, हेल्दी डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, और जो कि हमारी गवर्नमेंट बहुत हद तक नहीं कर पा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी लेवल के एडुकेटर्स हैं, वो जब तक नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठेंगे और उनको एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मुहैया कराई जाएगी, उनको एक अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, तब तक ये प्रॉब्लम रहने वाला है। और इस तरीके के नेगेटिव इंपैक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप भी फेस करेंगे, मैं भी फेस करूंगा। जी सर, एज बीइंग एज अ टीचर हम लोग फेस कर ही रहे हैं। यस सर, नो डाउट एट टीचर के ऑल। रूप में काफी बिजी रहते हैं, तो फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम बोलते हैं ना हम लोग, कि क्वालिटी टाइम होता है, वी नीड अ क्वालिटी टाइम। तो अब स्टूडेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो भी आपके एक अपने ही है, और फैमिली है जिनके साथ एक क्वालिटी टाइम भी चाहिए। तो उस केस में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम और स्टूडेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कैसे मैनेज करते होंगे आप? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क सर, और एंड इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन टू। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो कि पर्सनल है। शादी के जस्ट दूसरे ही दिन बाद से मैंने क्लासेस शुरू कर दी, और हनीमून पे मैं कहीं नहीं गया, जिसकी शिकायत आज तक है। जी इसके अलावा और भी कई फैमिली बाउंडिंग्स होती हैं, कई इस तरह की चीजें होती हैं जहां पर कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और इसके लिए मैं अपने पूरे फैमिली को पूरी क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे बहुत हद तक सपोर्ट दिया इस मामले में, कि भाई काम पहले आएगा, इधर बाद में। तो वो बीच में बैलेंस बन जाता है कि जब आपको हार्मोनिक रिलेशन वहां पे है, तो फिर आप टाइम निकालते हो और उनकी जरूरतों को भी आप पूरा कर लेते हो। तो ये बैलेंस बनाना पड़ता है सर। सर, टू बी वेरी फ्रैंक, बट एक मेरा थोड़ा पर्सनल जी जी क्वेश्चन है जी। कि एक इरिटेटेबल मोमेंट और एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है, होता है। तो उस केस में अगर बाय द वे कोई बहुत ही ज्यादा ये हो गए तो कैसे नहीं, उसका एडजस्ट करें? उसका भी जवाब क्योंकि है। सर ये जवाब मैं नहीं, जवाब बिल्कुल स्टूडेंट्स सही आपके सवाल, और बिल्कुल सही सवाल है। तो वहां पे फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट जो है ना, जो मैं लकी हूं इस मामले में कि हमारे स्टूडेंट जो रहे हैं वो फैमिली मेंबर टाइप रहे। तो वो मेरे इन सब चीजों को भी वो समझ लेते हैं, और वो फिर ये नहीं कहते, कंप्लेन नहीं करते कि सर आपकी इतनी जो है क्लासेस जो है हैम्पर कर रही हैं, तो आप मेरे को, तो वो कॉम्पनसेट करना पड़ता है फिर अपने आप को। जब फैमिली की जरूरत हुई तो आप इधर आए, जब इधर की जरूरत तो इधर तो आप रोज कर ही रहे हो, लेकिन बीच में जब आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आप इधर करते हो। और मैं क्रेजी हूँ इस मामले में। मैं इवनिंग का जो टाइमिंग रहा है, इवनिंग टाइमिंग 6 बजे से लेकर के रात के 12-1 बजे तक की भी मैंने क्लासेस करी हैं, और वो भी लॉकडाउन से पहले की कहानी है। तो बच्चे की शिकायत कभी नहीं होती इस मामले को लेकर के कि भाई आप मेरे को टाइम नहीं दे पा रहे। टाइम ही टाइम है उनके लिए, और फैमिली की भी ये कंप्लेंट नहीं होती कि आप मेरे को टाइम नहीं दे पा रहे, बिकॉज
उनके लिए भी टाइम मैनेज करना और इधर मैनेज करना, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए एक प्रोफेशनल को। सर कभी ऐसा हुआ होगा कि लगता होगा कि अब तो गिव अप कर देंगे, अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि सर ये मेरा मेरा क्वेश्चन उन उन टीचर्स के लिए है जो अब ये इंडस्ट्री में आएंगे, क्योंकि वी एवरीवन नो दैट कि वी हैव वन लाइफ स्पैन, कि अब वो रिटायरमेंट वाले एज में जाता है, तो आफ्टर सम इयर्स लगता है लोगों को कि नो आई वांट टू जस्ट मेक इट कंप्लीट इन माय लाइफ। तो होता नहीं कि अब लगता है कि नहीं आगे बढ़ पाएंगे, तब की मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन यू हैव स्टार्टेड, नहीं बढ़ पाएंगे, लगता था कि नहीं बढ़ पाएंगे, लगता था कि अब कुछ इशू आ सकते हैं मेरे साथ, नहीं ऐसे कुछ ऐसा, ग्रीवेंसेस हो गए हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस केस में कैसे डील किया था खुद को? देखिए मेरे साथ लाइफ में ऐसी भी बात वाकयात हुई कि मुझे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन को खाली करना पड़ गया और मैं गांधी मैदान में बच्चों के साथ बैठा रहा और महीने 2 महीने तक मैंने गांधी मैदान में बैठ के भी क्लासेस ली। एक ट्राइपॉड और एक बोर्ड लेकर के मैंने गांधी मैदान में दरी बिछा करके भी मैंने क्लास लिया। सिचुएशन बनती है ऐसी। और रही बात कि मैं आगे कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो भाई लाइफ में आपको अप्स एंड डाउन्स मिलती हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रेट लाइन देखते हो ना तो वो डेथ है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स है ना तो वो लाइफ है। दिस इज व्हाट आई मीन। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब कभी ये लगने लगता है ना अपने आप को कि भाई आप तो 50+ हो गए, आप 60+ हो गए, अब आप कैसे कर पाओगे, ऐसा अगर आपका सवाल है, तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि एजिंग इज जस्ट अ नंबर। अगर आप में लर्निंग एबिलिटी है और आप सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेट सोसाइटी को दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का जो न्यू कमर्स है वो एडवांटेज नहीं ले सकते। तो आपको न्यू कमर्स के साथ कोप अप करके आपको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सर बहुत सारे टीचर्स का ऐसा कहना है कि यार अब तो अब पढ़ा पाएंगे, बहुत पढ़ाया है अपने लाइफ में, ऐसा बहुत सारे टीचर्स का कहना है। तो उस केस में एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जहां पे लगता है कि नो आई वांट टू गिव द स्पेस टू समवन एल्स इन माय एरिया और इंडस्ट्री। तो उस केस में कैसे सर आप जस्टिफाई करते हैं ये वर्ड्स को, जो वर्ड्स किसी ने कोई बड़े रिसर्चर और फिलोसोफर ही का मैंने सुना है ये स्टेटमेंट कि भाई उन्होंने बोलते हैं कि भाई। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा। जी। अगर वो चाहते हैं पढ़ाना कहते हैं तो मैं ये मानता ही नहीं हूं कि मैं कभी पढ़ाया हूं या कभी पढ़ाता हूं या कभी पढ़ाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि मैं पढ़ूंगा, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपके साथ पढ़ूंगा, आपका सीनियर हूं, आपको गाइड करूंगा। तो अब इस दरमियान इस व्यू से वो बस उनकी उनकी सोच ये होती है कि मेरी एज हो गई है, मैं कैसे डिलीवर कर पाऊंगा, मैं न्यू कमर्स को मौका दूंगा। भाई न्यू कमर्स को मौका आप दे सकते हैं, आप न्यू कमर्स के एनर्जी को ले सकते हैं, उनके जोश को ले सकते हैं, उनके पावर पोटेंशियल को ले सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना होगा, एक कोलैबोरेशन बनाना होगा, जिससे कि दोनों को फायदा हो, इससे स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, सोसाइटी को भी फायदा होगी, कंट्री को भी बेनिफिट होगा। आप ये सोच के गिव अप नहीं कर सकते। एक वकील अगर ऐसा सोच लेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? आप टीचर, एक प्रोफेशनल, एक डॉक्टर अगर ऐसा सोच लेगा तब कैसे काम चलेगा? डॉक्टर्स भी होते हैं यार, लॉयर्स भी होते हैं यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं यार, तो टीचर क्यों नहीं हो सकता है बूढ़ा? तो बूढ़ा वो सोच ले तो वो बूढ़ा हो गया, क्योंकि उसकी काम की जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो एबिलिटी है, उसमें निखार आनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप होना चाहिए। और जिस दिन हम ये सोच लेते हैं ना कि अब हमसे आगे नहीं होगा, ये एक्सपर्टाइज हम आगे नहीं बढ़ा सकते, हम निखार नहीं ला सकते, वहीं से हम नीचे जाना शुरू करते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक है ना, मास्लोव की जो थ्योरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जब पहुंच गया ना और वहां से जब नीचे ढलना शुरू हो जाते हैं ना जब लोग, तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी थिंकिंग वहां जाने की होनी चाहिए। एग्जैक्टली तो गाइस, अगर मुझे यूथ और वो पीपल सुन रहे हैं जो इंस्पायर होना चाहते हैं, तो आप देखिए स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। मैंने जो प्रॉमिस किया था आपसे, मैंने जो वादा किया था, मैं आपको वहां तक लेके आ पाया हूँ। मैं ऐसे ही लोग, ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों से आपको मिलाऊंगा, जो आपको इंस्पायर करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको एनर्जाइज करेंगे, वो एनर्जी भरेंगे आपके अंदर, जिसके थ्रू आप लाइफ में बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना कि अभी जो ये हमारी दुनिया हो गई है ना, ये दुनिया काफी बिल्कुल बदल सी गई है। लोग बिल्कुल बिखर से गए हैं। हमारे टाइम में जो हमने स्ट्रगल, मेहनत, जो पढ़ाई में इच्छा जाहिर की थी ना, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। पीपल आर गॉट एंगेज इन डिजिटल मीडिया, दे हैव गॉट एंगेज इन डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स। बहुत सारी चीजों के अलग-अलग टाइप के नए-नए एडिक्शंस आ रहे हैं। तो मैं, ये हमारे चैनल का मकसद ही है कि मैं उन लोगों को, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों को जो जिन्होंने अपने लाइफ को उस तरीके से नर्चर किया है, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से कर सकें गाइस। और यही उम्मीद और यही हिम्मत के साथ हम उन सारे लोगों को अपने गेस्ट बुलाएंगे जो आपको इंस्पायर कर सकेंगे। के अंदर कुछ ऐसे मैजिक मोमेंट्स या कुछ फन प्रैंक वाले मोमेंट्स जो होंगे कभी, क्योंकि स्टूडेंट्स रहते हैं तो स्टूडेंट्स तो नटखट होते ही हैं। तो कुछ ऐसे प्रैंक्स या कुछ फन मोमेंट हुआ जो आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहते हो? सर एक दफा हुआ यूं कि मैं स्टेज पे आ गया, क्लास लेने लगा, एंड बदकिस्मती मेरी कि मेरी जिप खुली रह गई थी। ओके। तो इससे ज्यादा फनी मोमेंट क्या हो सकता था? बीच में से एक बच्चे ने मेरे को इशारे से समझाने की कोशिश की, बट मैं बोला चुपचाप बैठ जाओ, क्लास में बदतमीजी नहीं चलने वाली। वो बच्चा फिर भी नहीं रुका, बोला एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू से समथिंग टू यू। और वो मेरे नजदीक आया और मेरे कानों में आके कहता है कि सर आपकी जिप खुली रह गई है। ओके, तो मैंने कहा बेटा तू जाके बैठ जाओ, मैं सबको बता दे रहा हूं मेरी जिप खराब है।
हाउ आई टैकल दैट सिचुएशन, इट वाज वेरी वेरी फनीएस्ट मोमेंट। और जब मैंने सबको कहा तो सभी लोगों ने बहुत ठहाके लगा के हंसे, लेकिन मैंने कहा कि बेटा ये खराब है। एक्चुअली वो खराब नहीं था, वो खुली ही रह गई थी। हाँ, ये आज सीक्रेट है जो मैं आपको आप सबके बीच में डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है सर। ऐसा हो जाता है एक्चुअली। ओके तो आपने पूछा तो मैंने जो सच्चाई है वो बताया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और फ्यूचर्स में क्या प्लानिंग है आपके? क्योंकि अभी आपने बताया कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता हूँ, इज लाइक आई हैव टू टीच इट No, परमानेंटली इन I'm a माय लाइफ। student. I'm a आई एम student. स्टूडेंट, तो होता है ना कि अब तो मैं फ्यूचर की बात करूंगा, तो लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या गोल्स हैं आपके, सर क्या कुछ फ्यूचर प्लान एम्बिशन? तो इतना है सर कि शायद इस जन्म में पूरे ना कर पाऊँ। प्लानिंग बहुत है। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है यहाँ के जो सीए और सीएमए की चैप्टर की बात करनी है, तो गया में सीए और सीएमए की चैप्टर आनी चाहिए। दूसरा प्लान हमारा यह है कि यहाँ से बच्चे पलायन ना करें। हमारे बिहार से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है स्पेशली इन द फाइनेंस सेक्टर, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो साइंस फैटर्निटी के भी जो टीचर्स हैं वो इस दिशा में कदम बढ़ाएं कि यहाँ से जो बच्चे बाहर की तरफ पलायन करते हैं वो रुकें, और हमारे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो और यहाँ ट्रेड और इंडस्ट्रीज प्रमोट होंगे, तो डेफिनेट है कि हम बच्चों को यहाँ रोक पाएंगे, चाहे वो साइंस फर्टिनिटी के हों, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, या फिर फाइनेंस के ही स्टूडेंट क्यों ना हो। तो मेरा ड्रीम ये है कि हमारे बिहार से ब्रेन ड्रेन रुके, और इसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट अगर 1% भी कर पाया तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूं। सो इसमें एक मैं थोड़ा अपने ऐड करना चाहूंगा अपने लाइन से बियॉन्ड जा करके चीज़ों को। लोग बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की, जैसे आपने भी मेंशन किया, तो इंडस्ट्री की बात होती है कि इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, बिहार में ये इश्यूज हैं। तो सर एक जनरेशन गैप भी होता है। जो जनरेशन के हमारे पेरेंट्स हैं, ओके, दे हैव सीन द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, दे हैव सीन द एंटायर सिचुएशन इन बिहार। तो उनको लगता है क्या कि देयर इज नथिंग गोइंग टू बी वेल प्रॉपर, क्योंकि अभी कुछ काम भी कर रहे हैं लोग, कुछ हिम्मत भी दिखा रहे हैं, तो गार्जियन को लगता है कि नहीं यार ये हिम्मत नहीं दिखा रहा है या समथिंग लाइक ऐसा कुछ नहीं है। दे आर स्टिल सेंडिंग देयर स्टूडेंट्स और फॉर द एजुकेशन एंड फॉर द जॉब एंड एनीथिंग एल्स टू आउटसाइड ही, क्योंकि हो सकता है कुछ कंपनीज भी, कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज भी हो, लेकिन स्टिल दे आर सेंडिंग इट टू डिफरेंट स्टेट्स। तो उसको कैसे देखते हैं सर आप? सर ऐसा है, आप अगर विजिट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट दिल्ली एंड चंडीगढ़ सो कॉल्ड, तो ऐसी जो सिटीज हमारी हैं वो सैचुरेशन पे पहुंच रही हैं अब डे बाई डे। और अपने बिहार में क्या है कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, हर चीज अवेलेबल है, और यहाँ इंडस्ट्रीज प्रमोट हो सकती हैं। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी पारित भी हो चुका है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे गया में ही लाने जा रही है, और गया में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है, और इसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो यहाँ लोगों की जरूरत होगी। और हम चूंकि सैचुरेटेड नहीं है तो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा होंगी। आने वाले समय में मैं ये देख रहा हूं बिहार में कि बिहार की जो ग्रोथ रेट होगी वो बहुत फास्ट है, और आगे और तेज होगी, और यहाँ लोग रुकेंगे ही रुकेंगे, करेंगे ही तो करेंगे। सर ये गार्जियन को हम लोग कैसे मतलब कन्विंस करेंगे? ये जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, जिन्होंने अपने एक माइंडसेट डेवलप कर लिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू, वो देख रहे हैं चीजों को, नॉट फॉर द रिसेंट डेज, दे आर सीइंग फॉर द लास्ट ईयर्स, बट स्टिल दे आर नॉट मेकिंग सो मच फर्टाइल। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारी माइंडसेट है कि जो बंदे जो अब हमारा ही भाई है वो यूके में रह रहा है, तो वो क्यों बिहार आके इंडस्ट्रियल सेटअप लगाना चाहेगा? वो नहीं लगाना चाहेगा। और उसके पेरेंट्स यानी हमारे अंकल, हमारे फादर, हमारे जो भी गार्जियंस हैं वो नहीं चाहेंगे कि वो बच्चा यूके से यहाँ आ जाए, या फिर वो बेंगलुरु में स्टार्टअप करा हुआ है तो वो गया में आके करे, क्योंकि वो उनको वो वहां सुविधाएं मिली हुई है इसलिए वो वहां कर रहे हैं और रेवेन्यू वहां से कमा रहे हैं। अगर जिस दिन हमारे यहाँ रेवेन्यू आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी तो बाहर वाले लोग हमारे यहाँ आने लग जाएंगे, तो हमारे लोग तो यहाँ रुकेंगे ही रुकेंगे। तो गार्जियन का माइंडसेट तो है, और ये माइंडसेट चेंज लाना जिम्मेवारी मेंटर्स की है, और आप जैसे सोशल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी है। बीइंग ए मेंटर, बीइंग अ कोच, अपनी भी जिम्मेवारी बनती है, और बच्चे आज कर रहे हैं वो चीज। बिहारी बच्चे, ऐसा नहीं है, बिहारी के दम पर ही पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप देखेंगे कि लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हमारे जो आईएएस प्रोड्यूस करने वाले हैं वो अपने यहाँ से ही हैं। Exactly. तो एक से एक इंजीनियर्स हमारे यहाँ से पैदा हो रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे यहाँ से पैदा हो रहे हैं, तो वो जाके दूसरे स्टेट में सर्विस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वो डेवलपमेंट जिस समय होना शुरू हो जाएगा, लोगों के माइंडसेट चेंज हो जाएंगी, और रेवेन्यू जब आना शुरू हो जाएगा तो वो जाहिर सी बात है गार्जियन भी एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। सर तो फैमिलीज की अगर बात करूं, तो कोई आपके सफर में ऐसा कोई मोमेंट आया हो जहां पे लगता है कि कोई आपके सक्सेस में उनका टर्निंग पॉइंट रहा हो, और साथ ही साथ एक बड़ा एक अननेचुरल मजाकिया वाला इंसिडेंट भी हुआ हो और आपका टर्निंग पॉइंट भी हुआ हो, दोनों मतलब मिक्सअप ब्लेंडर हुआ हो, ऐसा कुछ? सर मेरे अनुज हैं, छोटे भाई दो हैं, जो इंटरनेशनल चेस प्लेयर्स हैं और स्पोर्ट्स कोटा में वो जॉब करते हैं। तो आज मैं टीचर हूं ना, तो उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर वो और बड़े हैं आपसे? नहीं, छोटे हैं मेरे से। ओके। तो मैंने पहले भी कहा ना कि मैं सीखता रहा हूं, और उन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और उनकी वजह से ही मैंने इस दिशा में कदम भी रखा।
अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने जॉब भी छोड़ी है और लाइफ में बहुत सारे ऐसे भी अब मुकाम आए, ऐसे भी अवसर मिले, तो मैंने इसी को ही चुना, इस टीचिंग प्रोफेशन को ही चुना। रीजन वाज दैट कि इसमें मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता हूँ। दैट इज वाई कि मैंने इसे चुना। और भाइयों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनकी वजह से मैं इस प्रोफेशन में, क्योंकि वो छोटे थे, वो मेरे से क्वेश्चंस पूछा करते थे, धीरे धीरे उनके फ्रेंड्स जुटने लग गए, तो उन लोगों ने कहा कि भैया आप तो कितना साल हो गया सर आपको, मतलब? ऑलमोस्ट आई हैव स्पेंट 26 years। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं बच्चा था, यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ क्रेन मोमेंट हाई स्कूल, तो मैं अपने बस से जब क्रॉस करता था तो उस समय क्लास 6 में ही मैं देखा करता था आपके बैनर्स वगैरह, बोर्ड्स वगैरह देखता था वहाँ पे, अग्रवाल कॉमर्स करियर करके लिखा हुआ है, समथिंग एज टीचर। क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा हुआ नहीं कि आप टू गो फॉर क्लासेस, और क्लासेस के लिए जाना हो तो हम लोग अक्सर में बोर्ड ही देखते थे, उतना पुरानी बात जी है। जी। जी। तो 26 years स्पेंट हो गए सर अप्रॉक्सीमेटली इस। अच्छा, 26 ईयर स्पेंड हो गए गाइस, एंड यू कैन बिलीव दैट द एनर्जी इज अ सुपर लेवल का एनर्जी है। ओके, यू कैन वॉच द एनर्जी एंड यू कैन गेट इंस्पायर्ड है। मुझे पता चला है कि आपका रिजल्ट काफी डायनेमिक होता है। कुछ बच्चे आपके ऐसे हैं, मैंने कुछ पेपर कटिंग्स भी देखे हैं। गाइस, मैं आपको पेपर कटिंग्स दिखाऊंगा। कुछ पेपर कटिंग्स मैंने देखे हैं, कुछ मैंने रिजल्ट्स भी देखे हैं। ये रिजल्ट को आप देखते हैं कैसे, किस तरह से रिजल्ट को आप देखते हैं, और किस तरीके से आपको लगता है कि आपकी जो एफर्ट्स हैं वो एक अच्छा आउटपुट दे के गई है बच्चों को? सर इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी रिजल्ट्स हुई हैं, डायनामिक हुई हैं, या जो कुछ भी अभी तक की अचीवमेंट हमारे बच्चों की हैं, उनका सारा का सारा क्रेडिट उनको जाता है। सर ये तो बड़प्पन है। रीजन नहीं, बड़प्पन नहीं सर, रीजन है यहाँ मैं पे। देखिए, आप मैं तो मैं ये चीज तो मैं जानता हूँ। रीजन है सर यहाँ पे, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, व्यूअर्स के लिए भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्रेडिट क्यों बच्चों को जाता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 100 बच्चों की बैच है, 100 बच्चे में से अगर बिहार स्टेट का एग्जाम होता है और उसमें टॉप 10 में से, उस 100 बच्चों में से 5 लोग या 7 लोग या 9 लोग कभी आ जाते हैं, तो इसमें क्रेडिट बाकी बाकी जो ये जो 99 बच्चे हैं वो क्या कुछ कर नहीं रहे थे? कर रहे थे सर। लेकिन वो जो बच्चे अगर रैंक लाते हैं तो इसमें उनको क्रेडिट देना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि उन्होंने उन सभी बातों को फॉलो अप किया, उन सभी चीजों को वो निभाया, उन सभी चीजों को वो आगे इंप्लीमेंट किया। लेकिन बाकी लोग वो नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाए, बताया तो मैंने सभी को था, लेकिन फॉलो जिसने किया उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उनके फैमिली को क्रेडिट देना पड़ेगा, उनके फ्रेंड्स को क्रेडिट देना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि भैया 8 घंटे मेरे साथ आपको बिताना है, तो बाकी लोग चल देते थे, लेकिन जो रुकते थे वो 8-10 ही रुकते थे। तो वो आज 8-10 कहां है उस पर्टिकुलर बैच के या अगले पर्टिकुलर बैच वाले? वो लोग सितारों की तरह अभी भी चमक रहे हैं, क्योंकि वो उनको चमकना ही था, उनके अंदर वो जुनून, उनके अंदर वो पैशन था, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। अब रही बात मेरी, तो मैंने जो अपना फर्ज था वो बस निभाया है, और कुछ नहीं करा। एग्जैक्टली सर, ये बहुत बड़ी बड़प्पन है आपकी कि आप ये बात बोल रहे हैं कि फर्ज निभाया। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल थिंकिंग है कि टीचर्स का हार्ड वर्क जो होता है वो स्टूडेंट के रिजल्ट में काफी बड़ा योगदान देता है, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छे टीचर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बना देते हैं। ओके, फिर आपने बहुत ही चैलेंजेस फेस किया है। कुछ चैलेंजेस हैं जो सोसाइटी अवेयर चैलेंजेस हैं, जिसको समाज बहुत अच्छे से जानती है। मेरे लिए काफ़ी ये इमोशनल मोमेंट था जब हमने सुनना था कि आपके साथ कुछ बहुत बड़ा लॉस हो गया था। लाइक समथिंग मुझे पता चला था कि आपके साथ 3 लाख की कुछ चोरी हो गई थी। ये मेरे भाई और के साथ हुआ था। ऐसा हो जाता है कि चीज़ों को, मतलब जो लोग होते हैं इनके साथ बीता नहीं है उनको बड़ा आसान लगता है, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू गो। लेकिन जिन पे बीतता है दे एनालाइज इट प्रॉपरली कि कैसे हो गया मेरे साथ ये, और वो कैसे स्ट्रगल करते हैं उन पूरे इंटायर यूनिवर्स में। तो सर इस पे आप बाहर निकले इन सब चीज़ों से, तो सर कैसा रहा था? सर इसमें मैं बस एक लाइन कहना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं। ये जो हुआ मिसहैप मेरी वाइफ के साथ, पैसे के बैग छीन लिए गए उचक्कों के द्वारा, और वो करीब करीब 20-30 मीटर तक घसीटाती चली गई, उनकी इंजरी भी हुई, बाद में वो नैप भी किए गए। जो भी है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उस दुख की घड़ी में भी मेरे साथ जो खड़े थे, मैं उनको आज भी अभिवादन करूँगा, मेरे मित्र हैं, और उनके खड़े होने की वजह से जो मुझे ताकत मिली वो मेरे को बहुत मोरल बूस्ट किया। दूसरा, मैं इसमें बस एक लाइन ही कहना चाहूँगा कि मैंने ये मान के संतुष्टि करी कि इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो मैंने मनी खोया था, तो मैंने सोचा कि भैया मनी गया है तो ये वापस आ जाएगा। मैंने हेल्थ नहीं खोया है, एंड वंस अपॉन अ टाइम आई वाज 129 kg, तो मैंने वो रीगेन करा और मैं 85 तक पहुंचा था। तो मेरे को लगा कि मेरे पास स्वास्थ्य है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे दोस्त खड़े हैं मेरे साथ, पूरा शहर मेरे साथ खड़ा है, और पूरी सिस्टम मेरे साथ खड़ी है, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यही मुझे ताकत दिया और मैं आगे बढ़ गया।
गाइस बहुत इंस्पायरिंग बात है ये, क्योंकि आप यू कैन इमेजिन कि अगर किसी इंसान के साथ लॉस होता है तो वो प्रैक्टिकली कैसे डील करते हैं। कोई इंसान सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता है, उसके अंदर स्पार्क हो सकता है, द सेम पीपल कैन मोटिवेट हिमसेल्फ लाइक दिस, क्योंकि नॉर्मल लोगों से नहीं होता है गाइस। मैंने देखा है अक्सर अपने लाइफ में दैट पीपल गेट डिसअपॉइंटेड एंड गेट डिप्रेस फॉर द सो मेनी रीजन, छोटे छोटे चीजों पर डिप्रेस होते मैंने देखा है लोगों को, लेकिन उससे ओवरकम कैसे करते हैं यू कैन सी। हम आपके विजन और डेडिकेशन को सलाम करते हैं। आपके जैसे ही असली हीरोज जो हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला रहे हैं, और काफी अच्छा लगता है सुनकर और ये जानकर आपके करियर्स, ये इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे यूथ को मोटिवेट करते हैं सर। तो थैंक यू सर फॉर ऑल दिस थिंग्स। हमारे व्यूअर्स के लिए आपको एक मैसेज देना चाहें, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कहीं से देख रहे हैं इस चैनल को। तो बिल्कुल, मेरा एक हम्बल व्यू है सबके लिए। बहुत ही शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा, यदि हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारी सही से निभाने लगे, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे, डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, लॉयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें, पुलिस वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें, ठीक उसी तरह से जैसे माताएं बहनें घर में, पिताजी हमारे, तो जो फैमिली में भी जो लोग हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करते हैं, और जिस समय वो लैगिंग होता है वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बीइंग अ स्टूडेंट भी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पहचानना होगा, और हमारा क्या गोल है उसके प्रति हम कितने फोकस्ड हैं, ये अगर हम देख लेते हैं तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो ब्राइब की समस्या होगी और ना ही किसी तरीके की और कोई बातें आएंगी। तो वो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से ही निकाल दीजिए, अगर ईमानदारी पूर्वक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाए तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, नया साल आने वाला है, हम सब लोग ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम हम खुद निभाएं, तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाएगी। थैंक यू वेरी आज का मच। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आप भी इस तरीके इंस्पायरिंग लोगों को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं विनीत आपका इंतजार करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सबा खैर।